नमस्कार मित्रों, संस्कृत व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। टेट एवं सुपर टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम सभी लोग स्वर संधि की कुछ अपवाद संधियां हैं, उन्हीं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम गुण संधि की अपवाद वृद्धि संधि का पहला सूत्र है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। इसका तात्पर्य है कि अक्ष शब्द के ह्रस्व आ के बाद जब ऊहनी शब्द का दीर्घ ऊ आता है तो दोनों मिलकर के ओ बनने के बजाय दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। और इस प्रकार से अक्षधन ऊहिनी पूछा जाए क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा अक्षौहिणी। यहाँ पर ना के स्थान पर अणा जो है विद्यार्थियों, वह व्यंजन संधि के एक सूत्र रसाभ्याम नोड़ा से हुआ है। दूसरा नियम देखेंगे, यह भी गुण संधि का अपवाद वृद्धि संधि का ही सूत्र है। सूत्र है प्रादुहोढो ढये शय शेषु। एक बार फिर से सूत्र पढ़ेंगे, प्रादुहोढो ढये शेषु। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य हो गया कि प्रा उपसर्ग के ह्रस्व आ के उपरांत जब ऊहा, ऊढ़ा अथवा ऊढ़ी का दीर्घ ऊ आता है तो प्रा का ह्रस्व आ और दीर्घ ऊ मिलकर के गुण संधि ओ होने के स्थान पर दोनों मिलकर के ओ ना हो करके औ हो जाते हैं। और यह इस प्रकार से गुण संधि की अपवाद वृद्धि संधि हो जाती है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण दिया गया है, प्राधन ऊहा शब्द दिया गया है। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्रा का ह्रस्व आ और ऊहा शब्द का जो है दीर्घ ऊ, ये दोनों मिलकर के औ बनकर और प्रौहा शब्द बनाएंगे। इसी प्रकार से प्राधन ऊढ़ पूछा जाए क्या बनेगा, प्रौढ़ा बनेगा कि प्रौढ़ा बनेगा, तो यहाँ पर ओ ना हो करके औ दोनों के स्थान पर हो जाएगा और प्रौढ़ा शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण दिया गया है, प्राधन ऊढ़ी। यहाँ पर पूछा जाए दोनों मिलकर क्या बनेंगे, तो प्रौढ़ी ही ना बन करके गुण का अपवाद वृद्धि यहाँ पर हो जाएगा और प्रा का ह्रस्व आ और ऊढ़ी का दीर्घ ऊ मिल करके औ बन जाएंगे और प्रौढ़ी शब्द का निर्माण होगा। इसी का जो है शेष उदाहरण जो दिया गया है वो पररूप का की अपवाद वृद्धि संधि का सूत्र है, वो का उदाहरण है। पररूप संधि की अपवाद वृद्धि संधि है। उदाहरण देखेंगे, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पररूप संधि का नियम है कि उपसर्गांत ह्रस्व आ के बाद अगर किसी धातु आदि से संबंधित ए आता है तो दोनों के स्थान पर पर रूप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रूप ना होकर के वृद्धि हुई है। जैसे प्राधन एस्या प्रेस्या होना था पर रूप संधि के अनुसार, लेकिन प्रेस्या ना होकर के यहाँ पर जो है प्रेस्या शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया गया है, प्राधन ऐसा दिया गया है। यहाँ पर पररूप संधि के अनुसार प्रेसा बनना था मित्रों, लेकिन प्रेसा न बन करके यहाँ पर दोनों के स्थान पर जो है प्रा का ह्रस्व आ और ऐसा का ए मिल करके जो हैं ये ए ना होकर अ बनेगा और प्रेसा शब्द बन जाए। अगला सूत्र है रीते चा तृतीया समासे। यह सूत्र भी गुण संधि की अपवाद वृद्धि संधि का सूत्र है। विद्यार्थियों, तृतीया समास के अर्थ में जब ह्रस्व आ के बाद रित शब्द का री आता है तो ह्रस्व आ और ह्रस्व री मिल करके जो है वो अर ना हो करके बल्कि वृद्धि आर का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे दिया गया है सुख धन रीता और पूछा जाए क्या होगा, तो मित्रों यहाँ पर
गुण संधि के अनुसार सुखर्थ शब्द बनना था, लेकिन यहाँ पर सुखर्थ ना हो करके अपवाद वृद्धि सुखार्ता बन जाएगा। और यह शब्द जो है सुपर टट के अंतर्गत पूछा जा चुका है। सुखार्थ का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो यहाँ पर सुखार्थ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है मित्रों। यहाँ पर ता के ऊपर रा लगेगा सुखार्थ में, खा के ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये आपका जो है गलत है, ये यहाँ पर हो जाएगा सुखार्ता शब्द बन जाएगा। या सुखार्ता का अगर पूछा जाए कि सुखार्ता का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुख धन रीता हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार देखिए दिया गया है, दुखेन रीता। जब इसका हम समास करेंगे तो दो शब्द विभक्ति का लोप हो करके दुख धन रीता बनेगा। और यहाँ पर जो है गुण संधि के अनुसार दुख के खा में जुड़ा हुआ हरस आ और रीता का रीता का री मिल करके अर बनना था, परंतु अर ना हो करके यहाँ पर आर बन जाएगा। और दुख इस प्रकार से दुख धन रीता हो जो है जोड़ने पर दुखार्ता शब्द बनेगा। और यह भी गुण संधि की अपवाद वृद्धि कहलाएगी। इसी प्रकार से कष्टेन रीता विग्रह शब्द दिया गया है। इसका जब हमको समस्त पद बनाना होगा तो विभक्ति का लोप करने पर कष्ट और रीता शब्द आमने सामने होंगे। यहाँ पर कष्ट के टा में जुड़ा हुआ हरस्व आ जो है और रीता का री मिल करके अर ना हो करके बल्कि आर वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से कष्टार्थ शब्द का निर्माण होगा। और कष्टार्थ शब्द का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो कष्ट धन रीता हो जाएगा। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। यह भी गुण संधि की अपवाद वृद्धि संधि का सूत्र है। सूत्र का नाम है स्वादी रे ऋणव। स्वादी रे ऋणव का तात्पर्य हो गया मित्रों, स्वा के शब्द के हरस्व आ के उपरांत जब ईर या ईरिन शब्द की दीर्घ ही आती है तो गुण संधि के अनुसार यद्यपि दोनों के स्थान पर ए का निर्माण होना चाहिए था। जैसे गण धन ईसा बराबर गणेशा होता है, परंतु यहाँ पर आ और ई मिलकर ए ना हो करके बल्कि ए जो है बनाएंगे। और इस प्रकार से गुण की अपवाद वृद्धि का उदाहरण होगा। जैसे स्वाधन ईरा पूछा जाए क्या होगा, तो होना तो चाहिए था स्वेरा, लेकिन यहाँ पर गुण का अपवाद स्वेरा शब्द का निर्माण होगा। रा के बाद यहाँ पर विसर्ग भी लग जाएगा मित्रों। यहाँ पर ये स्वेरा शब्द बना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया गया है, स्वा के बाद आया है ईरम शब्द। अब यहाँ पर देखिए स्वा का हरस्व आ और ई मिल करके यद्यपि गुण संधि के अनुसार ए होना था, लेकिन ए ना हो करके स्वादी रे ऋणव सूत्र से यहाँ भी ए हो जाएगा। और इस प्रकार से स्वाधन ईरम जो है वह मिल करके स्वैरम शब्द का निर्माण करेंगे और यह भी गुण संधि की अपवाद वृद्धि कहलाएगी। ऐसे अगला उदाहरण, स्वाधन ईरी पूछा जाए क्या होगा, तो स्वेरी बनना था, लेकिन यहाँ पर भी गुण का अपवाद जो है अय हो करके और स्वेरी शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार से स्वा शब्द के बाद अगर ईरनी शब्द आता है तो यहाँ भी गुण के अनुसार स्वा के वा में जुड़ा हुआ हरस्व आ और ईरनी के दीर्घ ई के को मिला करके ए का निर्माण होना था और स्वेरिणी शब्द बनना चाहिए था। स्वेरिणी शब्द बनना चाहिए था, लेकिन ए ना होकर यहाँ भी अपवाद वृद्धि स्वैरिणी शब्द का निर्माण होगा। किस शब्द का निर्माण होगा? स्वैरिणी। इस प्रकार से यहाँ पर ये चारों शब्द जो हो जाते हैं ये गुण शब्द के अपवाद वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। इसके बाद अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र जो दिया गया है यह सूत्र भी गुण संधि
गुण संधि की अपवाद वृद्धि से संबंधित सूत्र है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, सूत्र है प्रावत्सर कंबल वसनारण दशाना मृडे। वार्तिक सूत्र है। इसका तात्पर्य होगा मित्रों कि वत्सतर कंबल वसन ऋण एवं 10, ये जो 6 शब्द दिए गए हैं, इसके ह्रस्व आ के बाद जब ऋण शब्द का री आता है तो आ और री मिल करके जब गुण संधि के अनुसार अर शब्द बनना था, परंतु अर ना बन करके यहाँ पर जो है आर शब्द का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार से पूछा जाए प्राधन ऋणम मिल करके क्या होगा, तो प्रणम ना हो करके प्रारणम बन जाएगा, आर बन जाएगा। ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। गुण की अपवाद वृद्धि संधि का उदाहरण इसको हम मान सकते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण दिया गया है, देखिए वत्सतर धन ऋणम जोड़ा जाए तो यहाँ पर देखिए रा में जुड़ा हुआ ह्रस्व आ और ऋणम के री दोनों को मिल करके अर बनना था, लेकिन अर ना बनकर आर बन जाएगा और दोनों मिल करके वत्सरारणम शब्द का निर्माण करेंगे। यह भी गुण की अपवाद वृद्धि संधि कहलाएगी। इसी प्रकार से कंबल धन ऋणम शब्द आया, यहाँ पर भी कंबल का ह्रस्व, कंबल के ला के अंत में आया हुआ ह्रस्व आ और ऋणम का री मिल करके यद्यपि अर बनना था, लेकिन अर ना बन करके अपवाद वृद्धि आर बन जाएगा। और इस प्रकार से शब्द बनेगा कंबलारणम। क्या बन जाएगा शब्द मित्रों, तो कंबलारणम। थोड़ा लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है जिसका सुधार करेंगे। ये बीच में आपका बा आ जाएगा, देखिए ये कंबलारणम, यहाँ बा ऐसे बना लीजिएगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो कंबलारणम शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार से अगला वसन धन ऋणम पूछा जाए क्या होगा, तो यहाँ पर भी अर बनना था, लेकिन अर ना हो करके आर वृद्धि हो जाएगा और वसनारणम शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही ऋण धन ऋणम बराबर ऋणम ना हो करके ऋणारणम हो जाएगा, आर बने जाएगा। ऐसे ही 10 धन ऋणम बराबर दशारणम वृद्धि संधि हो जाएगी, यद्यपि गुण संधि होना था। और यह जो है ये सारे के सारे उदाहरण जो है ये गुण की अपवाद वृद्धि संधि का उदाहरण कहलाएंगे। अगला जो है अपवाद देखेंगे। अब अगला जो अपवाद दिया गया है स्वर संधि का, वह अपवाद पररूप संधि का उदाहरण है। सूत्र है स्कंधादिषु पररूपम वाच्यम। इसका तात्पर्य हुआ स्कंध आदि गण में आने वाले, स्कंध गण में आने वाले जो कुछ शब्द हैं उनके टी और बाद के परवर्ती वर्ण जो हैं वो मिल करके बाद में जो वर्ण आया है उसी के रूप में जो है रूप धारण कर लेते हैं, परवर्ती वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखेंगे मित्रों, पूछा जाए टी का क्या होता है, तो किसी भी शब्द का अंतिम स्वर जो होता है वह टी कहलाता है, परंतु यदि उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आया है तो वह अंतिम स्वर और उसके बाद में आया हुआ व्यंजन वर्ण जो है दोनों टी कहलाएंगे। यहाँ पर टी और बाद के शब्द का आया हुआ जो पहला वर्ण होगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो परवर्ती वर्ण हो जाता है। दोनों के स्थान पर टी और परवर्ती वर्ण मिल करके उदाहरण देखिएगे शब्द दिया गया है शक धन अंधु, ये दोनों मिल करके देखिए शक में ह्रस्व आ है, फिर ह्रस्व आया, यद्यपि यह होना क्या चाहिए था तो दीर्घ संधि का उदाहरण बन रहा था, परंतु यह अपवाद यहाँ पर हो जाएगा। स्कंधादि सूत्र के अनुसार यह आपका यहाँ पर शक का आ और अंधु का आ मिलकर बड़ा ना हो करके, बल्कि शक का जो ह्रस्व आ है वह परवर्ती आ में परिवर्तित तो हो जाएगा, अंधु के ह्रस्व आ में परिवर्तित होकर शकंधु शब्द का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से कुल धन टा शब्द दिया गया है, जिसमें कुल के ला में जो ह्रस्व आ आया है यह टी संज्ञक ह्रस्व आ है।
अब ये टी संज्ञक ह्रस्व आ जो है वह जब परवर्ती वर्ण टा के साथ जुड़ेगा तो वह भी परवर्ती वर्ण का रूप ही धारण करके कुलटा शब्द का निर्माण करेगा। यहाँ पर टा ना हो करके यहाँ पर मित्रों ये थोड़ा लिखने में यहाँ फिर मिस्टेक हुआ है, ये आटा होना चाहिए था, कुल धन आटा, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो कुल धन आटा शब्द है, तो यहाँ पर यद्यपि देखेंगे हम लोग कि कुल के ला में ह्रस्व आ और आटा का आ मिलकर दीर्घ आ होकर कुलाटा बनना था, लेकिन कुलाटा ना बन करके यहाँ पर परवर्ती रूप केवल आटा का आ बचेगा और कुलटा शब्द का निर्माण होगा। अगला उदाहरण देखेंगे, मार्त धन अंडा। तो मार्त के ता में ह्रस्व आ जो है और अंडा का आ मिल करके दीर्घ संधि के अनुसार आ बड़ दीर्घ आ का निर्माण करना था और मार्तांडा शब्द बनना था, लेकिन यहाँ भी अपवाद से जो है मार्त के ता में जो टी संज्ञक ह्रस्व आया है वह अंडा के आ परवर्ती शब्द अंडा के ह्रस्व आ के रूप में परिवर्तित होकर मार्तंडः शब्द का निर्माण करेगा। ऐसे ही अगला उदाहरण फिर दिया गया है, कर्क धन अंधु। अब कर्कंधु, यहाँ कर्क के अंतिम का शब्द में जो ह्रस्व आया है यह टी संज्ञक है और यह टी संज्ञक ह्रस्व आ जो है बाद के अंधु शब्द के ह्रस्व आ के का रूप धारण करके करकंधु शब्द का निर्माण करेगा। यद्यपि दीर्घ संधि के अनुसार करकांधु होना था, लेकिन यहाँ करकांधु ना हो करके करकंधु शब्द का निर्माण होगा। इस प्रकार से ऊपर के जो 4 उदाहरण दिए गए इसको हम कह सकते हैं कि यह दीर्घ संधि की अपवाद पररूप संधि का उदाहरण है। किस संधि का अपवाद है? तो दीर्घ संधि का अपवाद पररूप संधि का उदाहरण है। और इसी स्कंधादिश से संबंधित 1-2 उदाहरण और है मित्रों जिसको हम देखेंगे, जिसको व्यंजन संधि की अपवाद पररूप संधि कहा जा सकता है और यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। कभी भी शब्द दिया गया मनस धन ईसा। अब देखिए मित्रों, देखने में लगता है, देखिए मनस शब्द के अंत में छोटा सा आया है, उसमें हलंत लगा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर बाद में आया हुआ शब्द ईसा जो है इसका दीर्घी मनस के सा में जुड़ करके मनसीसा शब्द बनाना था, लेकिन ऐसा यहाँ पर ना हो करके स्कंधादिश पररूपम वाच्यम सूत्र के अनुसार यहाँ पर मनस शब्द के टी संज्ञक वर्ण ना में जुड़ा हुआ ह्रस्व बाद का सा जो है या जो अस शब्द यहाँ पर बनेगा, उस अस संज्ञक टी वर्ण जो है वो बाद के ईसा शब्द के परवर्ती वर्ण ई जो है का रूप धारण कर करके मनीषा शब्द का निर्माण करेगा। ऐसे पतत धनंजलि पूछा जाए क्या होगा, तो यहाँ पर मित्रों पतत शब्द में जो टी संज्ञक वर्ण आए हैं, टी संज्ञक वर्ण क्या होता है तो फिर से एक बार जान लीजिए मित्रों। कोई भी शब्द हो और उस शब्द का जो अंतिम स्वर होता है और उसके बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आया है तो वह दोनों मिला करके टी संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। और इस प्रकार से पतत में टी संज्ञक वर्ण पतत के पहले ता का ह्रस्व आ और दूसरा ता, ये जो अत है ये टी संज्ञक वर्ण हो जाएगा और अत जो है परवर्ती वर्ण अंजलि के ह्रस्व आ का रूप धारण करके पतंजलि शब्द का निर्माण करेगा। इस प्रकार से पतत धन अंजलि जो है मिल करके पतंजलि शब्द का निर्माण करेगा। और यह जो है जो नीचे के 2 मनस धन ईसा बराबर मनीषा और पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि शब्द जो बना, इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों उदाहरण जो हैं वह व्यंजन संधि के अपवाद पररूप संधि के उदाहरण हैं। मित्रों इसी के साथ आज की जो है कक्षा यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।